नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है फ्रेमवर्क सीरीज। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में एक्सप्लिसिटली बताऊंगा भी, थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी जानेंगे उनको। एक एक चीज़ करके मैं कोड करके समझाऊंगा कि हर एक फ्रेमवर्क का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो उस बेसिस पे क्यों है। अलग अलग फ्रेमवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं व्हाट इज ए फ्रेमवर्क इस चीज को डिफाइन करना चाहता हूं। और ध्यान रखिए, मेरा ये जो डेफिनेशन है दिस इज प्योरली एज एन एसडीईटी ऑटोमेशन इंजीनियर। मैं एक डेवलपर के तहत नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन काफी चीजें उनके साथ मैच करेंगी। लेकिन मैं प्योरली एज एन एसडीईटी ऑटोमेशन ट्रेनर, एज एन एसडीईटी ऑटोमेशन इंजीनियर अपने फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे यूट्यूबर्स, जो भी भाई बहन हैं, वो सारी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। एक सॉलिड फाउंडेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप हो और वो आपको इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन करने का मौका मिले। प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। और चलिए शुरू करते हैं, लेट क्यों करें। देखिए, एक फ्रेमवर्क जो होता है एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ऑटोमेशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कुछ नहीं होता, बट एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होता है जो हमें टेस्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स को डेवलप करने में मदद करता है, मेंटेन करने में मदद करता है, और उसको एक जगह पे उसको संभाल के रखने में मदद करता है। ठीक है। सो मैं उसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ। फ्रेमवर्क, थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा, बहुत छोटा हो रखा है, इसको 16 कर देते हैं। फ्रेमवर्क, देखिए, इंटरव्यू इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। एक ए फ्रेमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देखिए, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे ही फ्रेमवर्क का डेफिनेशन उसी कॉन्टेक्स्ट में ही बताऊंगा। ठीक है। एंड ऑटोमेशन लिख लेता हूँ, इज ए स्ट्रक्चर्ड एंड organized approach, spelling mistake, to develop and maintain test automation scripts and related artifacts। ये उसका प्रॉपर डेफिनेशन है। मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ और जितने भी सेल्स हैं सारों को मर्ज रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका कायदे से डेफिनेशन। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और एनहांस करते हैं, इसी के अंदर मैं लिखूंगा। इस डेफिनेशन को थोड़ा और एनहांस करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। एंड कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स विच हेल्प टेस्टर्स एंड टू सम एक्सटेंट्स, एंड मैं यहाँ पे डेवलपर्स भी लिख देता हूँ क्योंकि वो लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं ना, टू क्रिएट एफिशिएंट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलेबल, ठीक है, एंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेबल ऑटोमेटेड टेस्ट सुइट्स। अगर ये सारी चीजें हम मेंटेन कर पाते हैं तो जो सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस और जो गाइडलाइंस हमें बताया जाता है कि हमें इस चीज को मेंटेन कर सकें, वही हमारा ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होता है। तो कभी कोई इंटरव्यू में पूछ ले, ना भी पूछे, बहुत रेयर है पूछेगा डिफाइन फ्रेमवर्क, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए एक्सप्लेनेशन से ज्यादा मैं इस पे तवज्जो दे रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने ये डेफिनेशन समझा तो फ्यूचर में जब हम एक्चुअली ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे, कोड लिखेंगे,
तो आपको और बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी ये जो मैंने समझाया, इसको मैं और टिपिकली इस डेफिनेशन को और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव में वे में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। देखिए, मैं इसको बहुत टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करना चाहता। अगर आप गूगल में जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निकल डेफिनेशन मिलेंगे। फ्रेमवर्क इज एक ब्लूप्रिंट की तरह है, रिलायबल रोबस्ट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन की तरह काम करता है डिजाइन करने। ठीक है, वो सिस्टमैटिक मैनर में, वो सारा इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो लेकिन फ्रेमवर्क हमें डिजाइन करने की जरूरत क्या पड़ गई? देखो, डेफिनेशन तो है, अभी नीड की बात करते हैं। ठीक है। फ्रेमवर्क हमको डिजाइन करने की जरूरत क्या आन पड़ी? हम फ्रेमवर्क क्यों डिजाइन करते हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई हम लोग ये फ्रेमवर्क, नीड क्या है फ्रेमवर्क डिजाइन करने का? बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं हमारे टेस्ट ऑटोमेशन। जैसे कि एक एक में चैलेंजेस लिख लेता हूँ, क्योंकि जो चैलेंजेस फेस करते हैं, सबसे पहला चैलेंज जो हम फेस करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। छोटा हो रखा है, एक सेकेंड, बहुत बड़ा हो गया। कोड रीयूजेबिलिटी। दूसरा हमारा क्या चैलेंज है? हमारा चैलेंज है कोड मेंटेनेबिलिटी। तीसरा क्या चैलेंज है हमारा? कोड रीडेबिलिटी। चौथा क्या चैलेंज है हमारा? कोड स्केलेबिलिटी। ठीक है। ये सारी चीजों को हमें तवज्जो देते हुए फ्रेमवर्क की नीड होती है। कि देखो, अगर आप कोड को बार बार यूज नहीं कर सकते, कोड प्रॉपर फ्यूचर वर्जन्स के लिए प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा, अगर आपने रिजाइन मार दिया, कोई दूसरा बंदा आपकी जगह आके ले रहा है, अगर उसको कोड रीड करके वो फ्रेमवर्क डिजाइन समझ में नहीं आ रहा, और उस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का रेंज कितना है, अगर वो प्रॉपरली स्केलेबल है नहीं, तो अगर ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे, रेगुलर एक क्लास बना के आप कोड थोड़ी ही कर लोगे। कितने क्लास बनाओगे? 2000 क्लासेस थोड़ी बनाओगे हर एक चीज को एड्रेस करने के लिए? टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल को भर दोगे क्या? वैसे तो काम करेगा नहीं। अब वो कोई ढंग का अप्रोच है नहीं। फिर आप कितना प्रायोरिटी डालोगे? किस बेसिस पे कोड को कंट्रोल करोगे कि भाई तू पहले रन हो, तू बाद में रन हो, तू चौथे नंबर पे आ, तू पांचवें नंबर पे आ? वो आप ऐसे ही एक क्लास फाइल के ऊपर क्लास फाइल के ऊपर क्लास फाइल के ऊपर क्लास फाइल बना के कोड नहीं कर सकते। इसलिए हमको फ्रेमवर्क चाहिए ही चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट क्या, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे डेवलपमेंट बराबर है, लेकिन टेस्टिंग जब धीरे 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 ग्रो करता है ना, वो पूरे प्रोडक्ट को टेस्ट करता है। दैट मीन्स सारी चीजों को एक बार पूरा का पूरा प्रोडक्ट का टेस्टिंग होता है। सो ओवरऑल हमारा जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, वो पहले धीरे 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 छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़ पकड़े बड़ा करते 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 पूरे प्रोडक्ट को एक साथ ऑटोमेट करने की कोशिश करता है। तो बहुत ज्यादा चीजें एक साथ जुड़ती हैं। तो हम 2000 क्लासेस नहीं लिख सकते बैठ के, फिर इसको पहले रन कर, उसको पहले रन कर, करते करते पागल हो जाओगे, वो तरीका नहीं है। इसलिए हम लोग इन चीजों के लिए ही, ये चीजें इनके दायरे में रहें, इसीलिए हमें फ्रेमवर्क की नीड होती है। ठीक है। कुछ की एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इधर इसको लिख देता हूँ। कुछ की एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो सबसे पहला की एलिमेंट है, वो की एलिमेंट है टेस्ट डेटा मैनेजमेंट। फिर छोटा, ये सबसे की एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है टेस्ट डेटा मैनेजमेंट। अब ये चलिए कोई नहीं, सेंटर में ही जाए। अब इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, बोल्ड भी कर दें, थोड़ा साइज ग्रो कर देते हैं इसका। टेस्ट डेटा मैनेजमेंट का क्या है? अब टेस्ट डेटा मैनेजमेंट होता क्या है? टेस्ट डेटा मैनेजमेंट डिफाइन करता है कि हाउ टेस्ट डेटा इज हैंडल्ड एंड मेंटेन्ड सेपरेटली फ्रॉम द टेस्ट स्क्रिप्ट्स।
अब ये जो सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन इजी कर देता है मेंटेनेंस और अपडेट के लिए। वक्त के साथ हमारा टेस्ट डेटा चेंज होते रहता है, तो ये मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके बेसिस पे हम क्या लिखेंगे? टेस्ट डेटा मैनेजमेंट के लिए हम ये लिखेंगे, इट डिफाइंस हाउ टेस्ट डेटा is handled and maintained separately from the test scripts। ठीक है, दिस ये जो सेपरेशन है allows for easier maintenance and updates as the वक्त के साथ टेस्ट डेटा भी बदलता है, टेस्ट डेटा के तरीके ही बदलते हैं। आप कितना प्रॉपर्टीज फाइल में लिखोगे, कितना एक्सेल शीट में घुसाओगे, फिर जेसॉन फाइल यूज करोगे, वाईएमएल फाइल यूज करोगे, बहुत सारे एक्सएमएल फाइल्स यूज करोगे, तो डेटा स्टोर करने के तरीके भी बदल रहे हैं। तो उनको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट की एलिमेंट क्या है? मैं इसको पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो मेरा बार बार उसको रिपीट ना करना पड़े। टेस्ट डेटा में कॉपी नहीं हुआ ठीक से, कोई नहीं। ये है आपका टेस्ट स्क्रिप्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना। मैं इसको लिख लेता हूँ, टेस्ट स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में टेस्ट जो आप स्क्रिप्टिंग करते हो। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको, बेसिक चीजें पता है मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब टेस्ट स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? मैं क्या इसमें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये जो फ्रेमवर्क होता है ना, एक फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अच्छे से आउटलाइन करता है, ताकि हम अपने जो कोडिंग जो स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं उसको, सारे मॉड्यूल्स को कवर किया कि नहीं, प्रॉपरली लॉजिकल यूनिट में गया कि नहीं, सारे पेजेस, उस पेजेस के सारे वेब पेजेस, उस वेब पेजेस के अंदर अलग अलग फीचर्स फंक्शनैलिटीज, उन सबको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा कि नहीं। ठीक है, तो ये अगर हम ये यूज करते हैं ये की एलिमेंट, तो ये हमारी बहुत मदद करता है कोड को फ्यूचर में मेंटेन करने की। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये टेस्ट स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए फ्रेमवर्क यूज करते हैं। सो फ्रेमवर्क का मतलब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ए फ्रेमवर्क आउटलाइंस ए structured approach to organize test scripts into logical units। ठीक है, सच एज मॉड्यूल्स ले लो, पेजेस ले लो, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज, कोई पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे कैसे बिहेव करता है, ये सब। दिस एड्स इन बेटर कोड मेंटेनेंस। बिल्कुल, कोड तो मेंटेन होता ही है, एंड मेक्स इट easier to locate specific tests। ठीक है, तो ये टेस्ट स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर हम ये सब चीजें करते हैं, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इधर ही पेस्ट करता हूँ और उसी पे ही चेंज करूंगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट की एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग करना, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्टेप्स। जल्दी जल्दी टाइप करने में कुछ भी होता। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं उठा लेता हूँ, यहाँ तक हटा लेता हूँ, सेव करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टेस्ट स्टेप्स क्या होता है? अब आप, जैसे मैंने बोला कि कुछ भी ऐसे हार्डकोर रॉ टाइप कोड तो आप लिख नहीं दोगे डायरेक्टली टेस्ट केसेस में। एक
प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन का तरीका है, अलग अलग मेथड्स बनाओगे, जो भी फंक्शंस मेथड्स बनाते हो एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, कुछ ये पर्टिकुलर एक्शन, एक्शन क्या करता है, एक्शन मतलब डिफाइन करता है कि क्या होगा। तो डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन कंट्रोल करते हैं, कोड को रियूजेबल बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एब्स्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो फ्रेमवर्क इसमें क्या हेल्प करता है? ए फ्रेमवर्क ए फ्रेमवर्क इंस्टेड ऑफ, क्या कहूँ उसको, एम्बेडिंग रॉ ऑटोमेशन कोड डायरेक्टली इनटू टेस्ट केसेस, मतलब एकदम से खाली टेस्ट केसेस के ऊपर फोकस करने की जगह इट एनकरेजेस एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे मैंने समझाया, ये एब्स्ट्रैक्शन को इनकरेज करता है। और ये कैसे करता है? दिस इन्वॉल्व्स, सॉरी, दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ऑफ जो वेरियस मेथड्स कह लो या फंक्शंस कह लो, जो आपको कहना है कह लो। ठीक है, फॉर फॉर कॉमन टेस्ट एक्शंस। इससे क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्रोमोट कर देता है कोड रीयूजेबिलिटी को एंड रिड्यूसेस डुप्लीकेशन। ये हो गया हमारा तीसरा की एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। ठीक है, मैं इसको यहां से उठा लेता हूं, कंट्रोल वी, सेव किया और इधर लिख लिया रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है हमारा फ्रेमवर्क में? टेस्टनजी, आप लोगों को पता है, टेस्टनजी एक फ्रेमवर्क भी है, टेस्टनजी एक एग्जीक्यूशन इंजन भी है, टेस्टनजी एक असर्शंस का एक एंटिटी भी है, और टेस्टनजी एक रिपोर्ट मैकेनिज्म भी है। सेलेनियम हम जब यूज करते हैं, टेस्टनजी यूज करते हैं, तो फ्रेमवर्क हमें टेस्टनजी को हमारे पूरे कोड में यूज करने की वो इजाजत और वो सहूलियत प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या करता है फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क डिफाइन करता है, डिफाइंस हाउ टेस्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स आर कैप्चर्ड इन ए रीडेबल फॉर्मेट। ये तो आप मानते ही हो कि हम उसको प्रॉपरली रीड कर पाए उसको। हम ही क्या, जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट है, या फिर हमें स्टेटस अपडेट करना होता है कि भाई आज का क्या काम हुआ, आज का रिजल्ट का क्या नतीजा निकला, वो लोग थोड़ी ही हमारा कोड देखेंगे। वो तो ये रिजल्ट पे ही डिपेंड करेंगे ना, कि ये देखेंगे इतना परसेंटेज पे पास हुआ, इतना परसेंटेज फेल हुआ, ये पास हुआ, ये फेल हुआ, क्या स्टेटस है, वो उस हिसाब से देखेंगे। तो उस हिसाब से हमें भी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिर्फ हमारे लिए नहीं है। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जनरली हमारे बॉसेस के लिए होता है। ठीक है, तो उनको भी ढंग का रीडिंग फॉर्मेट होना चाहिए ना। सो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग हेल्प्स, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, हमारा सीनियर मैनेजमेंट हो गया, बॉसेस ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टैंड द स्टेटस को एंड टेस्ट आउटकम। क्या हुआ है भाई काम, इस आज का जो एग्जीक्यूशन हुआ, आज के काम में कितना वो सब हुआ है। ठीक है, अभी जो पांचवा एलिमेंट है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो पांचवा एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसे इसको हैंडल करता है? फ्रेमवर्क क्या कहता है? इट डील्स विद मैनेजिंग डिफरेंट टेस्ट एनवायरनमेंट्स। भैया डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, क्यूए एनवायरनमेंट है, यूएटी एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस भी होते हैं। अब वो बोलेगा नहीं भाई टेस्ट डेटा ऐसे करो, यूएटी डेटा ऐसा करो, कॉन्फ़िगरेशन भी तो करनी होती है ना। तो
फ्रेमवर्क क्या करता है, सीमलेसली हमें अलग अलग एनवायरनमेंट्स पे हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने की सहूलियत प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। सो मैं यहां पे लिखूंगा, ए फ्रेमवर्क डील्स विथ मैनेजिंग different test environments and their configurations, allowing tests to be executed seamlessly across various environments। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट की एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट की एलिमेंट, मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूं। नेक्स्ट की एलिमेंट जो है वो है हमारा एरर हैंडलिंग। आपको वर्ड से ही समझ आ गया होगा कि भाई ये किस दिशा जा रहा है। Sorry, ठीक है भैया। एरर हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क कैसे एरर हैंडलिंग को हैंडल करता है? फ्रेमवर्क के पास, जब हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं, फ्रेमवर्क कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस को हमारे सामने रखता है जो कि एक्सेप्शन हैंडल करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे एक्सेप्शन हैंडलिंग के वीडियोस देखे हैं। रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम, सारे एक्सेप्शंस के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। तो आप प्लीज वो वीडियोस को ध्यान से देखिए। देखिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेमवर्क का बिना टिपिकल बेसिक चीजें सीखे हुए, उनके लिए मतलब नहीं है। जो लोग सारी चीजें देख चुके हैं, अभी फ्रेमवर्क डिजाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, एंड टू एंड फ्रेमवर्क डिजाइन करना चाहते हैं, ये सीरीज उनके लिए है। जो लोग बेसिक्स भी कवर करके नहीं आए, हाँ भाई फ्रेमवर्क डिजाइन करना है, सीधे यहाँ पर कूदोगे तो फिर बार बार पीछे जाना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं, पहले वो खत्म करके फिर यहाँ। एनीवेज, तो जो फ्रेमवर्क होता है बहुत सारे प्रैक्टिसेस हमको आउटलाइन करके देता है कि भैया एक्सेप्शन को ऐसे हैंडल करना चाहिए, तो एरर्स को कैसे सहूलियत से, कैसे ग्रेसफुली एग्जीक्यूशन को, एग्जीक्यूशन के दौरान उसको हैंडल किया जाए, क्या तरीका है क्या नहीं। हमारे स्क्रिप्ट को, क्योंकि वो तरीके बताता है, तो टेक्निकली क्या होता है, हमारे स्क्रिप्ट बहुत रोबस्ट हो जाते हैं, अननेसेसरी फेलियर्स को हैंडल करने की उनमें क्षमता बढ़ जाती है। तो वही फ्रेमवर्क का मकसद वही है। तो ठीक है, ये फ्रेमवर्क, तो मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रेमवर्क, फिर से ब्लैक, framework outlines various practices for handling exceptions and errors gracefully during test execution, making scripts more robust and less prone to unexpected failures। ठीक है। तो ये हो गया आपका एरर हैंडलिंग। अभी नेक्स्ट, मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूं। नेक्स्ट जो की एलिमेंट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भैया वर्जन कंट्रोल। आपको समझ में आ रहा होगा वर्जन कंट्रोल की भाषा में क्यों बोल रहा हूं। ठीक है। ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी। तो गिट, आपने मेरे प्लेलिस्ट में देखा होगा, मैंने लगभग 20 वीडियो गिट के ऊपर बनाया है। आप अगर गिट को नहीं यूज करोगे तो क्या कोड को जिप करके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में भेजोगे? वो तो नहीं चलेगा ना। तो फ्रेमवर्क जो डिजाइन करते हैं वो इनकरेज करता है टू यूज वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल गिट। क्यों? मैनेज करना होता है, ट्रैक करना होता है चेंजेस में, किसने कब भैया कोड बेस पे किसने क्या छेड़खानी की, क्या अपडेट्स किया, क्या गलत किया, क्या सीख किया, सब कुछ कोलैबोरेशन इंप्रूवमेंट होती है, एक सेफ रिपोजिटरी में जाता है। तो ये सारा फ्रेमवर्क भी हेल्प करता है। ठीक है। सो फ्रेमवर्क
encourages the अभी तो ब्लैक दबाया था, क्या है ये एक्सेल framework encourages the use of and control systems like Git to manage and track changes to the automation code base. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनेबल दिस इनेबल्स कोलैबोरेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक रिपोजिटरी में कोलैबोरेटर्स कैसे ऐड करते हैं। देखो भैया, जब कंपनी में जाओगे तो बहुत सारे कोलैबोरेटर्स कर पाओगे, क्योंकि कंपनी प्रॉपर गिटहब यूज करती है। अब फ्री वर्जन ऑफ गिटहब में आप देख लो 3 या 4 कोलैबोरेटर्स, तो फिर भी करके प्रैक्टिस कर सकते हो भैया। 4 लोग एक कोड पे खेलो और ये चेंज करो वो चेंज करो, गिट लॉग में जाके रिवर्ट करो, कमिट में जानबूझ के गलती करो रिवर्ट करो पिछले कमिट में, वो कैसे करते हैं वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज, तो दिस enables collaboration among टीम मेंबर्स या फिर टेस्टर्स, जो आपको बोलना है, एंड ensures a safe repository of your test automation code या टेस्ट और टेस्ट स्क्रिप्ट, जो भी आप बोलना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा। तो हमारे कितने की एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं कितने हुए, जो भी है समझ में नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 की एलिमेंट्स हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट की एलिमेंट है, ये तो मेरा फेवरेट है, कंट्रोल एस। वर्जन कंट्रोल के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन विद सी आई सी डी जेनकिंस में घुसते हैं। इंटीग्रेशन विद सी आई सी डी, अच्छा जी। तो अभी मैं इसको यहाँ से ही ब्लॉक कर लेता हूँ। हाँ जी, फ्रेमवर्क क्या करता है, जैसे कि फैसिलिटेट करता है कि भैया जेनकिंस के साथ, या भी आप कोई भी सी आई सी डी यूज करते हो, ठीक है, उनके साथ इंटीग्रेशन इजीली करवा देता है। ठीक है, और हमें टाइमली फीडबैक भी देता है। टाइमली फीडबैक आपके ऊपर है, वो टाइमली क्या टाइमली है, आपका स्प्रिंट साइकिल के ऊपर है, या फिर आपको रोज करना है, 2 हफ्ते में करना है, इतने टाइम पे करना है, वो जेंकिंस में सारा आपको पता है कि आपको कैसा करना है। तो फ्रेमवर्क इस चीज को फैसिलिटेट कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रेमवर्क फैसिलिटेट्स इंटीग्रेशन विथ सी आई सी डी पाइपलाइंस, जैसे कि जेंकिंस हो गया, टू इनेबल ऑटोमेटिक टेस्ट एग्जीक्यूशन। ऑटोमेटिक टेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे होता है, टाइमर आप सेट करते हो, ये ट्रिगर आप खुद सेट करते हो, टाइमिंग ट्रिगर आप खुद करते हो। ठीक है, ये पता है होना चाहिए जेंकिंस में, एंड टाइमली हमको फीडबैक भी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन विद सी आई सी डी। यार ये हरा क्यों नहीं हुआ, ओ पूरा ग्रीन हो गया क्या, ओके कोई नहीं। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो मैं इसको कॉपी मारा, ये हमारा 9th, और फिलहाल के लिए मैं इस पे ही रोकूंगा, और आगे इसको मैं नहीं बढ़ाना चाहता। लॉगिंग एंड डीबगिंग, तो ये लॉगिंग एंड डीबगिंग है हमारा नेक्स्ट की एलिमेंट, फ्रेमवर्क के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। लॉग स्टेटमेंट्स डालते हैं आप लोग, ठीक है, और बहुत सारे डीबगिंग टेक्निक्स भी डालते हैं। तो ये सारी चीजें फ्रेमवर्क इसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क डिफाइंस गाइडलाइंस फॉर एडिंग, एक सेकेंड भाई लोग, बैटरी डाउन हो रहा है, फॉर एडिंग log statements and implementing debugging techniques
क्यों आइडेंटिफाई करना होता है इश्यूज को? ड्यूरिंग ऑटोमेशन, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड एज वेल एज एग्जीक्यूशन। तो फ्रेमवर्क ये चीजों को ध्यान देता है। ठीक है, एडवांटेजेस बहुत हैं अपनी ये सारी चीजें, ये एक की एलिमेंट्स के साथ ही एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस को मैं थोड़ा और सिंपल वे में ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ। ए वेल डिजाइंड फ्रेमवर्क, जो कोई भी आप अच्छा सा फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे, ना ही वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, बट की रिलायबिलिटी भी बढ़ाएगा और टीम कोलैबोरेशन को भी हेल्प करेगा। कोड को अच्छे से रीडेबल भी हो पाएगा, बहुत सारी चीजें कवर होंगी, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? अच्छे से टीम टीम कोलैबोरेशन होगा तो एक बंदा वन मैन शो नहीं होगा, सारे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन कम रहेगी और कौन क्या कर रहा है ट्रैकिंग भी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, पहले समझें कि एक्चुअली फ्रेमवर्क है क्या। बाकी जो कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क है, हाइब्रिड फ्रेमवर्क है, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है, वो सारी फ्रेमवर्क के ऊपर मैं वीडियोस इस सीरीज में बनाऊंगा ही। ऐसा नहीं कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, एक एक वीडियो बनाऊंगा, उनका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दूंगा। लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आप लोग समझो कि एक्चुअली एक फ्रेमवर्क होता क्या है और इस चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन क्यों किया है। इसका इंग्लिश वीडियो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आने वाला है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल के वीडियोस आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस डाल सकूँ। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।